Good evening, everyone. Welcome back to my channel BA Detailing. आई होप यू आर डूइंग वेल. सब अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन भी ले रहे होंगे. सो वी हैव मेनी एग्जाम्स इन नियर टाइम. We have OSTAT, OTAT, CTAT, CST, even a teacher educators exam, assistant manager exams, and many more. That is all about the JTU, AVS and KVS. सब कुछ आने वाला है 2023 के अंदर, सब कुछ आएगा. So preparation must be very carefully important, and it's need to be very clear and sort out it. Okay, माइंड में ये फिक्स कर लो, इस बार का एग्जाम आपको क्रैक करना है. ଓଡ଼ିଆରେ କହିଦେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖନ୍ତୁ କି କ୍ଲିୟର କରିବାର ଅଛି. ଯଦି ନ କ୍ଲିୟର ହେଲା ତ ଆହୁରି ବହୁତ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ. ସେଇପାଇଁ ଭଲସେ ପଢ଼ନ୍ତୁ. Only CDP or teaching aptitude is not important, but also GK, general science, general knowledge, current affairs, reasoning, math, arithmetic. That means we arithmetic. So ये सब कुछ important है. एंड नेगेटिव मार्किंग इज़ ऑल्सो देयर. सो माइंड में फोकस करना है कि हमें कौन सा चीज़ पढ़ना है. तो जनरल साइंस का टॉपिक मैं शेयर कर रही हूँ, एंड उसके साथ टीचिंग एप्टीट्यूड भी रहेगा, जो कि मैं कंटिन्यूस वे में तो छोड़ नहीं पा रही, बिकॉज आई एम ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स, बिकॉज आई ऑल्सो क्लियर्ड सी टेट, ओ टेट, ओ स्टेट. ओके, सो आई हैव टू अपियर दिस एग्जाम्स टू. तो जिन लोगों को डाउट है कि कैसे करना है, क्या करना है, सो पहले तो फोकस करो सिलेबस के अकॉर्डिंग, फिर पढ़ना शुरू करो. सब ग्रेजुएशन बेस्ड ही है, एंड कुछ 10+2 बेस्ड भी है. नॉर्मली OSSC जब कंडक्ट करता है एग्जाम, देन वेरियस पॉइंट्स को पिकअप करता है. तो सीटेट में तो ऑलवेज है कि टीचिंग एप्टीट्यूड प्रेजेंट ही है, लर्निंग टीचिंग है, हिस्ट्री पॉइंट से है. बाकी सोशल साइंस में तो क्वेश्चंस आएंगे जो कि जीके जीएस में यूज़ भी हो रहे, सोशल साइंस और ईवीएस में. सो दैट प्रिपरेशन को अच्छे से करो, बेटर रहेगा ये आपके लिए. आज का जो क्वेश्चन है, यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं 50. ये वन लाइनर है ये बोल सकते हैं, या फिर क्वेश्चन एंड आंसर है. एमसीक्यूज को मैंने और ऑप्शंस नहीं डाला, ऑप्शंस डालने से बहुत टाइम टेकिंग जाता है. तो आपके प्रिपरेशन के लिए, सिंगल टाइम प्रिपरेशन के लिए ही ये बनाया गया है. 50 क्वेश्चंस हैं, 50+ भी है, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है, एक्सप्लेनेशंस हैं. बट जैसा टाइम होगा उसके अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ाऊंगी. So let's start today's session without wasting our time. The first one is the learning theory given by Jean Piaget. Learning theory given by Jean Piaget. This one, okay? Jean Piaget. बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ डैश. मतलब हम बोल रहे कि जो लर्निंग थ्योरी है जीन पियाजे ने, पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये जो कंसेप्ट आया है ये किसके ऊपर बेस्ड है, कौन से पॉइंट के ऊपर बेस्ड होता है. तो पॉइंट है हमारा रेडीनेस, मतलब तैयार होना, खुद के ब्रेन को तैयार करना, एसिमुलेट करने के लिए न्यू नॉलेज को क्या करने के लिए, जस्ट लाइक एक्यूमुलेट करने के लिए, एसिमुलेट करने के लिए. सो रेडीनेस इज द आंसर. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसलेटेड ए सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स प्रिज्यूम्ड टू बी रिक्वायर्ड टू कैरी आउट ए लेसन. अच्छा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि हम मतलब कौन ऐसे पर्सन है जिन्होंने स्टेप वाइज मैनर पे जो भी आप लेसन्स को जैसे पढ़ाते हो उसको कैरी आउट करना सिखाया, तो इन पर्सन का नाम है हर्बर्ट, हर्बर्ट स्पेंसर. हर्बर्ट हम बोल सकते हैं. एंड हर्बर्ट को जो भी लेसन प्लान उन्होंने दिया था, उनके अकॉर्डिंग ये नामकरण हुआ था या नामांकित हुआ था, और नेम हुआ था बाय हिज नेम, दैट इज अ हर्बर्टियन लेसन प्लान. Howattian principle, Howattian lesson plan. And this lesson plan includes 6 points, जो कि lesson plan में 6 points रहते हैं. मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ lesson plan पढ़ाते वक्त. The first one is the preparation, second one is the presentation, third one is the comparison, generalization is the fourth one, एप्लीकेशन, देन रिकैपिचुलेशन. रिकैपिचुलेशन में आप इवेलुएट करते हो, अप्लाई करने के बाद बच्चा कितना समझ पा रहा है, कितना रिकॉल कर रहा है, उसके लिए रिकैपिचुलेशन रहता है. Preparation is the first step, because here we need some materials, we arrange some data from the different background and the school students. After that they prepare their lesson. After preparation, presentation
इज द सेकंड पॉइंट, प्रेजेंटेशन। एंड इस सेकंड पॉइंट में हम बहुत कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, सो दैट सर्विंग जैसा होता है उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट्स आए। कंपैरिजन, अभी कोई पॉइंट्स आपने किया उससे पहले किसी और ने भी किया तो उसके अकॉर्डिंग कंपेयर कर सकते हैं, दो चीज़ों के अंदर कंपेयर कर सकते हैं, दो थिंग्स के ऊपर कंपेयर हो सकता है, थॉट्स के ऊपर हो सकता है। जनरलाइजेशन, दैट इज अ जनरल आइडिया कमिंग आउट, दैट मीन्स आफ्टर कंपैरिजन बच्चा क्या नीड करता है या स्टूडेंट्स क्या नीड करते हैं वो पता चल जाता है। आफ्टर दैट एप्लीकेशन, कैसे हम उसको डिफरेंट प्लेसेस में यूज़ कर सकते हैं। एंड लास्टली रिकैप्चुलेशन, जहाँ पे बच्चों को हम इवेलुएट करते हैं। So that is all about the Havertian principle, then or Havertian lesson plan. Then third one is we must stay present, do our best to form a class or person, Indian in blood and color, but English in test and in opinion, in moral and intellectual, which of the following boils the above sentence. तो ये जो पॉइंट है ना, ये आपने कहाँ सुना था याद है? लॉर्ड मैकले के कंसेप्ट में, मैकलेस मिनट में आपने सुना था कि वो ऐसे पर्सन्स बनाना चाहते हैं और ऐसा क्लास ऑफ ग्रुप्स ऑफ पर्सन बनाना चाहते हैं जहाँ पे पर्सन बाय कलर एंड बाय ब्लड इंडियन हो, बट उनका जो दिमाग होगा, उनका जो वैल्यूज होंगे, मोरल वैल्यूज होंगे, सपोर्ट करना चाहते हैं वो चीज़ बाय अट्रैक्शन ऑफ ब्रिटिशर्स, ब्रिटिश जैसा होना चाहिए, वो कंट्रोल हो जाना चाहिए। तो ये लॉर्ड मैकले ने बोला था। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, द मोस्ट प्रैक्टिकल वे टू हेल्प स्टूडेंट्स एलाबरेट एंड ऑर्गेनाइज न्यू नॉलेज, मतलब स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम्स को समझना, उनको हेल्प करना प्रैक्टिकली एंड न्यू नॉलेज को ऑर्गेनाइज करने के लिए बोलना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मतलब कौन से टाइप के लर्निंग में ये पॉसिबल होता है? तो यूज़ प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग। जब हम लोग प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग को देखते हैं तब बच्चों को बोला जाता है कि बच्चों को हेल्प चाहिए, बिकॉज दे कैन नॉट एक्सप्रेस और दे कैन नॉट एनालाइज, वो एनालाइज नहीं कर सकते, दोनों के पॉइंट पे जो संदर्भ के अंदर जो तारतम्य है, उद्देश्य है, वो समझ नहीं पाते। इसलिए टीचर इस टाइप के लर्निंग में हेल्प करते हैं, न्यू नॉलेज ग्रास्प कर सकते हैं या ग्रैब कर सकते हैं, यूज प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग। देन नेक्स्ट पेज में चलते हैं। When a teacher compliments two students for attractive illustrations in their arithmetic notebook, other students turn in illustration or illustrate arithmetic notebooks. This is an example of dash. देखो, ये बोला गया है जब हम क्या करते हैं कि दो स्टूडेंट ने अच्छा काम किया, अट्रैक्टिव वे में काम किया, इलास्ट्रेशन दिया, एक एक चीज़ों को समझाया एरिथमेटिक बुक में, नोटबुक में, उसको देख के मतलब कंपैरिजन में, दूसरे बच्चों के कंपैरिजन में इन लोगों ने अच्छा किया। तो इन बच्चों को हम कैसे टाइप का रीइंफोर्समेंट देंगे? इन बच्चों को हम विकारियस रीइंफोर्समेंट देंगे। ये मतलब विकारियस मतलब होता है कि इनडायरेक्ट रीइंफोर्स देंगे। एंड रीइंफोर्समेंट का कंसेप्ट अल्बर्ट बंदूरा का है। उन्होंने ऐसा ही ट्राई किया था कि कोई एक एग्जाम्पल में अगर बच्चे कुछ काम कर देते हैं तो उनको हम रिवार्ड करेंगे पॉजिटिवली और नेगेटिवली। तो उस अकॉर्डिंग ये विकारियस रीइंफोर्समेंट मतलब आप जानते हो, रीइंफोर्स करना या फिर सपोर्ट करना या फिर वन काइंड ऑफ बोल सकते हो उनको हेल्प करना कि उनको एक पर्टिकुलर अचीवमेंट मिल पाए। सो दैट इज अल्बर्ट बंदूरास कंसेप्ट विकारियस रीइंफोर्समेंट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डजंट pertain to the philosophical veins of रविंद्रनाथ टैगोर? ऑलवेज बोल दूँ कि रविंद्रनाथ टैगोर हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती बनाया था, ठीक है ना, शांति निकेतन बनाया है, बहुत सारा चीज़ किया था, गीतांजलि को लिखा था, नोबेल प्राइज़ उनको मिला था, बहुत कुछ। बट उनका आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत ज़्यादा ही नॉलेज था एंड उन्होंने बहुत सारा काम भी किया था। तो क्राफ्ट सेंटर्ड एजुकेशन को उन्होंने एडवोकेट किया था। क्राफ्ट सेंटर्ड एजुकेशन मतलब कला संस्कृति में जैसे बढ़ावा हो, तो कला केंद्रित शिक्षा का उन्होंने प्रचार किया था। सो आपको मैं बता दूं, ये जो होता है आपको पहले भी पता है कि हमारा जो डिफरेंट टाइप ऑफ फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पर्सन है उनको चार पार्ट में हमने डिवाइड किया है। एक है आइडियलिज्म, देन आता है नेचुरलिज्म, देन प्रैग्मेटिज्म, रियलिज्म। आइडियलिज्म जो है आइडियल बेस्ड होते हैं, जैसे कि आप किसी पर्सन को पसंद किए एंड वो आपका पसंद क्यों है, बिकॉज वो आपका आइडियल है, आदर्श है। तो उसके बेस्ड अगर कोई चीज़ हो तो आइडियल
बेस्ड आइडियलिज्म बोल सकते हो, नेचुरलिज्म जो कि नेचर के ऊपर बेस्ड है एंड ह्यूमनिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर डिपेंड करता है, pragmatism that is a practical oriented and not proven things, मतलब यहाँ पे जो चीजें होंगी वो प्रूव भी कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, मतलब जो चीजें ऑलरेडी प्रेजेंट है प्रैक्टिकली आप देख सकते हो या समझ सकते हो या कर सकते हो, तो उसके साथ वर्क करना pragmatism है। रियलिज्म ये पूरा क्या है ना, मतलब साइंटिफिक रियल एंड प्रूवन थिंग्स के ऊपर डिपेंड करता है, जो पहले से है एंड वो साइंटिफिक भी है, वैज्ञानिक है और विज्ञान के साथ संबंधित होते हुए वो हम उसको प्रूव कर सकते हैं, तो उसके जैसे चीज़ों को हम रियलिज्म बोलते हैं। तो जो पर्सन लोग यहाँ पे थे उनके अकॉर्डिंग अगर आइडियलिस्ट बोला जाए, प्रैग्मेटिस्ट बोला जाएगा, नेचुरलिस्ट बोलेंगे और रियलिस्ट बोलेंगे। With specific reference to 7 नंबर पे आगे, with specific reference to classroom environment, all aspect one of the major components of listening is, अच्छा लिसनिंग का, सुनने का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज क्या है क्लासरूम एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग बताओ? आंसरिंग, आंसर देना, ठीक है। आप जो बहुत अच्छे से समझ लेते हो फटाफट आंसर देना शुरू करते हो, तो ये आंसरिंग। देन देखो किंडरगार्टन सिस्टम ऑफ एजुकेशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय, ये फ्रोवेल है, फ्रोवेल ने किंडरगार्टन मेथड को स्टार्ट किया था, ठीक है। किंडरगार्टन और प्लेवे मेथड फ्रोवेल है। देन देखो कोठारी कमीशन रिपोर्ट ऑन एजुकेशन वाज एंटाइटल्ड एज, जो कोठारी कमीशन का कंसेप्ट रिपोर्ट आया था उसका नाम क्या है? एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। उसका नाम क्या है? एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। नंबर 10 में आ जाते हैं, फैमिली इज द मेन एजेंसी ऑफ डैश। ऑलवेज याद रखो फैमिली इज द मेन एजेंसी ऑफ इनफॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मली तो नहीं हो सकता, बिकॉज फॉर्मली होगा तो एक रूल रेगुलेशन डिसिप्लिन के साथ स्कूल में होगा एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए, बट अगर इनफॉर्मली है तो कहीं पर भी हो सकता है। तो फैमिली सबसे इम्पोर्टेंट इनफॉर्मल एजुकेशन देने वाला एजेंसी के अंदर एक है। नंबर 11 पे आते हैं, द नेम ऑफ यशपाल कमिटी रिपोर्ट। 1993 में यशपाल कमिटी आया था। बिफोर मतलब हमारे 1986 में आया आपका एनपी के बाद ही ये आया था। 1993 में यशपाल कमेटी आया था एंड यशपाल कमेटी का एक अच्छा सा नाम दिया गया था उसके कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, दैट इज लर्निंग विदाउट बर्डन। लर्निंग विदाउट बर्डन मतलब पढ़ाई ऐसा हो जैसे आपको बोझ ना लगे, तो दैट इज लर्निंग विदाउट बर्डन। देन देखो नंबर 12 में द ह्यूरिस्टिक अप्रोच इज बेस्ड ऑन, किसके ऊपर बेस्ड करता है? दैट इज स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। ह्यूरिस्टिक अप्रोच में लोग बाहरी दुनिया के बारे में जानते हैं एंड बहुत सारी चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करते हैं फॉर देयर जो भी अप्रोच है उसके लिए। एंड यहाँ पे जिसने डिस्कवर किया था, जिसने इंक्वायरी बेस्ड जो भी ह्यूरिस्टिक अप्रोच है उसका डिस्कवरी किया था, वो पर्सन का नाम है H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग। H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग। अभी आर्मस्ट्रॉन्ग ने बहुत कुछ भी किया है, आप जानते भी हो, फिजिक्स के साथ वो लिंक्ड है। एंड यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें हैं, क्वेश्चन आंसर मेथड, ठीक है, किंडरगार्टन मेथड, प्लेवे मेथड, ये दोनों ही फ्रेडरिक फ्रोवेल है। प्रोजेक्ट मेथड अगर बोला जाए तो ये है किलपैट्रिक, ह्यूरिस्टिक आपका H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग एंड क्वेश्चन आंसर मेथड सोक्रेटिस, ठीक है। एक स्टेटमेंट बताती हूँ, स्पेयर द रॉड्स एंड स्पॉइल द चाइल्ड। पहले के टाइम पे ये स्टेटमेंट बहुत यूज किया जाता था थ्रू ब्रिटिशर्स, स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड। दिस assumption is related to the type of discipline which has been advocated। मतलब इसके अकॉर्डिंग बताओ कि कौन से टाइप का जो भी आप मतलब कौन से टाइप का जो डिसिप्लिन है जो कि कनेक्ट हो सकता है इस पॉइंट के साथ। तो इसको हम बोलते हैं कि मतलब ये कौन सा टाइम पे आया था? विक्टोरियन ईरा पे आया था, विक्टोरियन ईरा। एंड ये जो कंसेप्ट है टोटली थॉर्नडाइक ने गिवन किया है एंड उनको फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी बोला जाता है, जो परमानेंट अभी का जो फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी है तो वो है।
नंबर 14 पे चलते हैं. विच टाइप ऑफ एजुकेशन इज बेनिफिशियल फॉर स्टूडेंट्स एंड द सोसाइटी बोथ एट प्रेजेंट. कौन से टाइप का एजुकेशन दोनों स्टूडेंट्स एंड सोसाइटी जहाँ पे वो मौजूद है दोनों के लिए हेल्पफुल होगा. तो यहाँ पे देखो, एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेशन प्रोग्राम एजुकेशन, ऐसे टाइप का एजुकेशन हो जिससे एम्प्लॉयमेंट मिले तब अच्छा लगता है. क्योंकि यहाँ पे हम सोसाइटी में आगे इतना एज हो गया, अगर पैसा इनकम नहीं करते हैं तो हमारा जो प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट है वो धीरे धीरे वीक हो जाएगा एंड हमें कोई नहीं मानेंगे. तो एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड प्रोफेशनल एजुकेशन. नंबर 15 पे देखो, द फर्स्ट स्कूल ऑफ इन्फेंट, बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए सबसे बड़ा स्कूल और सबसे अच्छा स्कूल कौन सा है. दैट इज हिज मदर. उसके मदर ही उसके स्कूल हैं, उन्होंने ही जो किया है. नेक्स्ट क्वेश्चन. स्मिथ कंसिडर्ड टीचिंग एज अ डैश. स्मिथ ने क्या बोला? स्मिथ ने बोला टीचिंग एक ट्राइपोलर प्रोसेस है. ट्राइपोलर प्रोसेस है, ठीक है. तीन स्तरीय बोल सकते हो, तीन रेखाओं के साथ जुड़ता हुआ ट्राइपोलर प्रोसेस है. अगर यहाँ पे बाइपोलर मेंशन होता तो उसको हम एलम से मेंशन करते, बिकॉज एलम ने बाइपोलर मोशन किया हुआ है. बाइपोलर जो भी इंटरेक्शन है, मोशन एक्टिविटीज है, या फिर जस्ट लाइक टीचर स्टूडेंट्स बात करते हैं वो भी पॉसिबल है बाइपोलर में. बट ट्राइपोलर में तीन चीज इंपॉर्टेंट है. एक है आपका टीचर, दूसरा है आपका स्टूडेंट, एंड चौथा है वे ऑफ, जो भी लैंग्वेज है और करिकुलम है जिसके थ्रू सब कुछ हम मोड ऑफ मटेरियल क्या लेंगे, मोड ऑफ टीचिंग क्या होगा, एजुकेशन कैसे प्रॉपरली होगा, ये सारी चीजें उनको मेंशन कर सके. ठीक है. सो ट्राइपोलर, तीन चीज याद रख लेना. ट्राइपोलर, एक में टीचर है, एक में स्टूडेंट है, एक है मीडिया और मोड. तो ये तीन चीज हो सकता है ट्राइपोलर प्रोसेस में. अभी देखो नंबर 17. हु हैज डिफाइंड द टर्म टीचिंग स्किल और ए सेट ऑफ रिलेटेड टीचिंग बिहेवियर which is specified, which is very specified types of educational objectives or having very special type of teaching objectional objectives, टीचिंग एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स. तो यहाँ पे पूछा गया जो टीचिंग स्किल्स है किसने डिस्कवर किया था, टीचिंग स्किल्स को किसने बोला था एज ए मतलब सेट ऑफ रिलेटेड टीचिंग बिहेवियर, मतलब टीचिंग बिहेवियर को किसने मेंशन करने बोला था, या फिर कैसे एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को माइंड में रखते हुए किया गया, उसके बारे में पूछा जा रहा है. तो ये बता दूं कि इसको, ये चीज डिस्कवर हुआ है किसके थ्रू, इसको डिस्कवर किसने किया, गैग ने. किसने किया? तो हम कहाँ थे? हम थे नंबर 18 में. सो नंबर 18 का जो पॉइंट है देखो, दैट टीचिंग शुड बी डन इन द नेचुरल एनवायरनमेंट. जब भी नेचर का बात आए कि नेचर में पढ़ना है, पेड़ के नीचे, जो थेस्ट्रुप में, या फिर मतलब प्रकृति के साथ अगर पढ़ना है तो उनका नाम क्या होगा. इसको किसने बोला है? टैगोर जी ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने. अभी नेक्स्ट में आ जाते हैं 19 में. स्पेसिफिक टीचिंग बिहेवियर कैन बी ब्रॉट अबाउट बाय, मतलब टीचिंग बिहेवियर बोला गया है, आप में स्पेसिफिक एक सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए डिफरेंट वेज में हमें टीचिंग देना पड़ता है. सो पर्टिकुलर टाइप ऑफ टीचिंग, स्पेसिफिक टाइप ऑफ टीचिंग स्किल को डेवलप करने के लिए, बिहेवियर को डेवलप करने के लिए हमें क्या चाहिए? स्पेसिफिक टीचिंग स्किल्स चाहिए. तो ये चीज़ तो मतलब क्वेश्चन के अंदर ही छुपा हुआ है, सिर्फ ट्रिक्स रहते हैं कि आपको क्या बोलना है या फिर वहाँ पे क्या सिलेक्ट करना है. ठीक है. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं नंबर 20 पे. अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल थियोरीज ऑफ टीचिंग, कैन डिसिप्लिन कैन डिसिप्लिन प्रोड्यूस बिफोर इंटेलेक्ट और बेटर इंटेलेक्ट. अगर बोला गया, दो टाइप का ही क्वेश्चन आता है, बिफोर इंटेलेक्ट भी आता है, बेटर इंटेलेक्ट भी आता है. कभी कभी बोला जाता है जो हम लोग ट्रेडिशनल वे पे थ्योरीज को पढ़ाते हैं, बच्चों को समझाते हैं, इससे क्या बच्चों का डिसिप्लिन मतलब और भी ज़्यादा डेवलप होता है, और डिसिप्लिन के द्वारा इंटेलेक्ट, आपका दिमागी जो सोच है वो डेवलप होता है. अगर ये डेवलप होता है तो किस वे से डेवलप होता है? ये बाय राइट मटेरियल एंड रोड मेमोराइजेशन. बिकॉज ट्रेडिशनल जब भी बात आए तो ट्रेडिशन मतलब होता है कि प्रीवियस
हमें जो पढ़ाया जाता था पहले के टाइम पे देखो ना, गुरुकुल सिस्टम में या फिर रामायण महाभारत कहीं पे भी आप देख ले, तो ये जो वैदिक सिस्टम है, वेदास हैं जो पढ़ाए जाते थे, वहाँ पे टीचर एक गुरु जैसे हैं, गुरु हैं, उनको गुरु बोला गया है, एंड शिष्य जो है स्टूडेंट्स हैं। एंड अकॉर्डिंग टू दिस वे, जो भी वे से पढ़ाया जाता था बच्चों को, वो ट्रेडिशनल मेथड था, जहाँ पे टीचर जो भी बोले, गुरु जो भी पढ़ाए, उसे वो गलत हो सही हो या फिर ज्ञान की बात हो या ऐसे ही बात हो, अपने एक्सपीरियंस से बताते थे, जो उन्होंने अपने लाइफ में सीखा है उसी को बताते थे, जो कि स्टूडेंट्स वहाँ पे सुनते थे और याद रखते थे, क्योंकि उस टाइम पे कोई भी कॉपीज किताब या बुक्स नहीं होते थे इसलिए। तो इस टाइप के जो भी प्रोसेस है, अगर मटेरियल जो भी सिलेक्ट किया जाएगा कि ये कंसेप्ट को आज पढ़ाया जाएगा, गुरु सिलेक्ट करते थे एंड उसको ये क्या करते थे बच्चे, रोट मेमोराइजेशन करते थे, रट्टा मारते थे। तो ये प्रोसेस था पहले का। अगर मैं 21 में आ जाऊँ, सिंपोजियम, आप लोग बहुत जगह पे कंफ्यूज होते हो कि बहुत सारे वर्ड्स हैं ऐसे, आप बोलोगे कि कहाँ से आ गया, क्या है सिंपोजियम। सिंपोजियम, तो अभी देखो ना, सिम मतलब आप क्या, मैं हिंट दे रही हूँ, सिम जहाँ पे भी देख लो ना, ये वर्ड हिंदी में देखो, इंग्लिश ओडिया जहाँ पे भी देखो, दैट मीन्स जुड़ना। ठीक है, सीन, सिम, ये सब मतलब होता है, ये जो सीन और सीन, इसका मतलब होता है फ्यूजन, जोड़ना। ठीक है, फ्यूजन। अभी देखो, हम जब ऐसे बोलते हैं सिंपोजियम क्या है, मतलब बहुत सारी चीज़ों को जोड़ना रहता है, तो इसको कहा जाता है सॉक्रेटियन मेथड। इस टाइप के चीज़ों को हम कहाँ पढ़ते हैं, सॉक्रेटियन मेथड्स में पढ़ते हैं। सॉक्रेटियन मेथड और डिस्कशन मेथड, जहाँ पे बहुत सारे कनेक्टेड चीज़ों को नॉलेज दिए जाते हैं, कनेक्टेड चीज़ों को जोड़ जोड़ के नॉलेज दिए जाते हैं। ये हो गया 21। अभी आते हैं 22 में। चलो, 22 में मेंशन है वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थ्योरीज ऑफ मोरल डेवलपमेंट। जब भी मोरल डेवलपमेंट का बात आ जाए तो हमारे फेमस कौन है, कोलवर्ग साहब हैं, कोलवर्ग साहब, उनका नाम याद रख ले। अभी 23 में आ जाते हैं। If students do not understand what is taught in the class, the teacher should dash। देखो, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, सपोज आपको मेरा पढ़ाई मतलब मेरा पढ़ाने का स्टाइल समझ नहीं आया, मतलब मैंने जो पढ़ाया वो समझ नहीं पाए, तो क्या वहाँ पे, क्या मतलब टीचर वहाँ पे क्या करेंगे, कौन से स्टेप्स लेंगे? क्या टीचर आपको पढ़ाना छोड़ देंगे या एरोगेंटली डांट देंगे, या फिर आपको और भी पढ़ाने के लिए मोटिवेट करेंगे, या फिर डिफरेंट वेज से पढ़ाएंगे? तो हमें सोचना है, जब भी कोई भी बच्चा को समझ नहीं आता है, कैसे उसको 100% तक समझ आए, तो उसके लिए जो बन पड़ता है करना पड़ता है, मटेरियल्स को डिफरेंट वेज से समझाना पड़ता है, जैसे कि बच्चा समझ ले। तो एक्सप्लेन इट इन डिफरेंट वेज। ठीक है, अभी चलो नेक्स्ट में चलते हैं 24 में। द मेन पर्पस ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी। मेन पर्पस क्या है एजुकेशन पॉलिसी का? द होल एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना, इम्प्रूव करना। चेंज मतलब इम्प्रूव, दैट इज हम बोलते हैं ना रिवोल्यूशन लाना, या फिर चेंजेस पूरा ट्रांजिशनल वे में जैसे चेंज होते हैं वैसे। हम सिर्फ बोलेंगे नहीं, एडल्ट एजुकेशन करवा देंगे, अर्ली चाइल्डहुड केयर करवा देंगे, जीडीपी का ग्रोथ बढ़वा देंगे, सीट बढ़ा देंगे, एक्सेस कर लेंगे। देखो ना, हर एक पॉइंट पे एनपीई अपना छाप छोड़ रहा है, रोल दिखा रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, टू इम्प्रूव द होल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, इम्प्रूव द होल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। हो गया। 25 में आ जाते हैं। In order to modify the undesirable behavior of a student, इन ऑर्डर टू मोडिफाई, जो बच्चे होते हैं ना, कुछ कुछ बच्चे बदमाश होते हैं या कभी कभी बिहेवियर अच्छा नहीं करते, तो हम डिजायरेबल नहीं है कि बच्चे वैसा बिहेव करें। तो अनडिजायरेबल बिहेवियर ऑफ ए स्टूडेंट, द मोस्ट इफेक्टिव मेथड, मतलब आप मोडिफाई करना चाहते हो एक बदमाश बच्चे का बिहेवियर को, तो आप क्या करोगे? क्या आप उसको, उसे पीटोगे, मारोगे, या फिर उसके पेरेंट्स के साथ बात करोगे, या फिर आप उसका एक्चुअल जो रीज़न है क्यों वो वैसा बर्ताव कर रहा है उसको ढूंढोगे, उसके बाद उसको सॉल्व करने का ट्राई करोगे। तो मैं बता रही हूँ, जब भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन मिले, क्यों बच्चा अनडिजायरेबल बिहेवियर कर रहा है, क्यों सबके लिए जो अच्छा हो वैसा बिहेव बच्चा नहीं कर रहा है, क्यों वैसा गंदी हरकतें कर रहे हैं, तो वो पहले ढूंढो, उसके बाद उसको सॉल्व करने को ट्राई करो, उसका रेमेडीज दो। ठीक है, समझ आ गया? 25 इजी है, इजी पीजी। चलो नेक्स्ट टाइम छोटा सा क्वेश्चन है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, इसलिए मैं बार बार दे रही हूँ। एनपी 1986, एनपीई 1986। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट में आ जाते हैं 27 में।
The National Policy on Education (NP) 1986 suggested the development of integrated programs for the dash. 1986 में भी बहुत कुछ हुआ था, बिकॉज इट इज अ फाउंडेशन। ये बोल सकते हैं एक फाउंडेशन स्तर है, जिसके ऊपर भी हम बोल सकते हैं ना, जैसे मतलब होता है कि किसी चीज का नींव रखना, तो ये नींव वाला चीज है, मतलब वहां से ही स्टार्ट होगा, रूट है ये। तो वो क्या चीज क्या था, एसटीएसएस डेवलपमेंट क्या था, वो नॉर्मल गर्ल चाइल्ड्स के लिए भी काम किया था, टॉयलेट ब्लॉक्स बनाया, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के थ्रू बहुत कुछ काम किया, टीचर रेशियो को बढ़ाया गया, फिर फीमेल टीचर्स को रखा गया, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया गया, इंक्लूसिव एजुकेशन किया गया। तो इंक्लूसिव एजुकेशन, जब इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स वर्ड सुन लो तो याद रख लेना, हैंडीकैप चिल्ड्रन टू स्टडी इन रेगुलर स्कूल्स। इंटीग्रेटेड और इंक्लूसिव जब भी सुन लो तो याद रख लो कि यहाँ पे हम फिजिकली जो चैलेंज्ड है उनको नॉर्मल स्कूल्स में पढ़ाना चाहते हैं। फिर देखो नंबर 28, which of the following advocated or turning education as a forceful tool for the cultivation of social and mental or moral values। अगर मैं बोलूँ कि सोशल जितने भी वैल्यूज हैं, सोशल मोरल वैल्यूज को हम अगर कल्टीवेट करना चाहते हैं बच्चों के अंदर, तो एक फोर्सफुल टूल जैसा काम करेगा एजुकेशन। तो ये किसने बोला, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने बोला, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने बोला। अभी देखो 29 पे आ जाते हैं, व्हाट इज ए करिकुलम कॉन्स्ट्रेंट। अच्छा, कॉन्स्ट्रेंट मीन्स होता है बाधा, ठीक है, बाधा प्रिवेंशन जैसा हो, ठीक है। पाठ्यक्रम बाधा क्या है, अगर सही टाइम पे सही इंस्ट्रक्शन ना मिले, यही होता पाठ्यक्रम बाधा। तो यहाँ पे मेंशन भी है, लैक ऑफ सफिशिएंट टाइम फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्ट्रक्शंस फॉर एवरीथिंग, क्योंकि ये करिकुलम का बात बोल रहा है, तो कोई भी चीज पे करिकुलम इंक्लूड्स एवरीथिंग, वेयर वी कैलकुलेट मेनी पॉइंट्स और वेयर वी मैनिपुलेट मैनी पॉइंट्स। तो करिकुलम ऐसा चीज है जहाँ पे हम इवैल्यूएशन भी करें, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे, स्कूल्स लेवल पे, बच्चों के लेवल पे, पेरेंट्स के लेवल पे, हर एक लेवल पे। तो अगर मैं इंस्ट्रक्शंस देते हुए अच्छा इंस्ट्रक्शंस ना दूं, सफिशिएंट टाइम पे ना दूं, या फिर प्रॉपर वे से ना दूं, तो क्या होगा, तो लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एक वन काइंड ऑफ बैरियर क्रिएट कर देगा। तो दैट इज कॉल्ड करिकुलम कांस्टेंट। 30 पे आ जाते हैं, टीचिंग मेथड्स लाइक डिस्कवरी मेथड एंड एक्टिविटी मेथड डेवलप डैश। जब भी कोई डिस्कवरी बोले, एक्सपेरिमेंटल डिस्कवरी और एक्टिविटी मतलब काम करके कुछ सीखना है, तो इससे क्या होता है पता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग होता है, कन्वर्जेंट नहीं, डाइवर्जेंट। एक पॉइंट से बहुत सारे पॉइंट्स तक आप मूव करते हो, तो दैट इज कॉल्ड डाइवर्जेंट। मतलब एक पॉइंट पे खड़े हो, एक प्रॉब्लम है या एक कोई न्यू चीज देखा, वहां से आपने 10 आइडिया निकाले, तो ये होता है डाइवर्जेंट। अगर मैं बोलूँ 10 पॉइंट में मैंने सोचा, फिर मगर मुझे एक ही पॉइंट दिख रहा है, तो ये होता है कन्वर्जेंट। फिर देखो 31, लैंग्वेज इज सिंबल ऑफ वोकल सिंबल। लैंग्वेज इज सिंबल ऑफ वोकल सिंबल। ये कौन सा सिस्टम है पता है आपको, यूनिलैटरल। यूनिलैटरल एमसीक्यूज का टाइम नहीं है, मतलब एमसीक्यूज मतलब चॉइसेस मैं अभी दे नहीं सकती, बहुत टाइम कम हो रहा है, बहुत प्रिपरेशन बाकी है, बहुत सारी चीज़ों का प्रिपरेशन बाकी है, सो दैट जितना हो पा रहा है मैं दे रही हूँ। एंड अगेन मेरे ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे बीएड के फर्स्ट 2020 वाले बैच का, तो मे बी मैं उस टाइम फिर टाइम ना दे पाऊँ, ये 4-5 महीने। तो जितना पॉसिबल हो पाएगा 50-50, 100-100 क्वेश्चंस मैं देते जाऊंगी। मेरी पॉसिबिलिटीज़ में अगर इतना भी हो रहा है तो ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है कि सीडीपी क्लियर हो जाए, क्योंकि हम लोग लास्ट 1-2 साल से सीडीपी के पीछे पड़े हुए हैं। इतने वीडियोस हैं, आप कर लो तो कोई भी बच्चा समझ जाए एंड लिख भी ले, ठीक है। नंबर 32 में आते, द कंसेप्ट ऑफ रीइंफोर्समेंट एंड बिहेवियर मोडिफिकेशन। बिहेवियर मोडिफिकेशन एंड रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट जानते हो, वन काइंड ऑफ रिवार्ड देना, ठीक है, एंड बिहेवियर में चेंजेस लाना। ये कंसेप्ट किसने दिया था, स्किनर का कंसेप्ट है और किसी का नहीं, स्किनर, ओके। अभी देखो एक न्यू क्वेश्चन देती हूँ 33 का, व्हाट आर द 2 डायमेंशन ऑफ कोल्स मॉडल ऑफ लर्निंग स्टाइल। ये आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, बहुत रेयर क्वेश्चन है।
एक बार हम लोग कॉल्स मॉडल देख लेंगे, मॉडल ऑफ लर्निंग स्टाइल देख लेंगे। तो उनका लर्निंग स्टाइल में ना 4 पॉइंट्स आते हैं, CRAA, C फॉर कंक्रीट, R फॉर रिफ्लेक्टिव, A फॉर एब्स्ट्रैक्ट एंड A फॉर एक्टिव। ठीक है, उसमें से 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक है कॉन्क्रीट एक्सप्रेशन और एक है एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्शन और कंसेप्चुलाइजेशन। ठीक है, ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों 2 डायमेंशंस हैं, एक्स एंड वाई सोच सकते हो, एक में कॉन्क्रीट एक्सप्रेशन है तो दूसरा में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के रिलेटेड है। 34 में आ जाते हैं, ड्रामा इज बेस्ड ऑन व्हिच स्क्रिप्चर इन स्कूल। स्कूल में कैसे हम लोग ड्रामा करते थे? बाय प्रैक्टिसिंग। अपने अंदर से तो नहीं आ जाता है ना, जो बच्चे इंटरेस्टेड होते थे वो बाय प्रैक्टिसिंग, लर्निंग बाय डूइंग, वो सीखते थे एंड करते थे। ठीक है, नंबर 35 में देख लो, comprehending the meaning, translation and interpolation are the specification of which category? अगर आप ट्रांसलेशन, मीनिंग, इंटरपोलेशन ये वर्ड्स को समझना चाहते हो, ट्रांसलेशन मतलब विस्तृत करना, मीनिंग मतलब उसका मतलब बताना, इंटरपोलेशन मतलब दो वर्ड्स के अंदर क्या संबंध है उसको बताना, तो ये सारे वर्ड्स कहाँ पे यूज हुए थे पता है? ब्लूम्स टैक्सोनॉमी अगर देखे हो तो उसका पहले स्टार्ट होता है नॉलेज देन अंडरस्टैंडिंग। तो अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट पे ये सारा वर्ब्स प्रेजेंट था, जिससे ये हम लोग पढ़े थे कि उसमें क्या क्या आ सकता है। 36 में देख लो अब, इवैल्यूएशन दैट मॉनिटर्स लर्निंग प्रोसेस ड्यूरिंग टीचिंग इज डैश। अगर बोला जाए लर्निंग प्रोसेस, आप हर दिन पढ़ रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो एंड मैं आपको जज कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा करके। अगर थोड़ा थोड़ा करके जज करना रहा, देखो इवैल्यूएशन दैट मॉनिटर्स, मैं आपको देख रही हूँ, मूल्यांकन कर रही हूँ, मॉनिटर्स आर लर्निंग प्रोसेस ड्यूरिंग टीचिंग, मतलब मैं आपको पढ़ा रही हूँ प्लस आपका पढ़ाई को जज भी कर रही हूँ कि आप कैसे समझ रहे हो, क्या कर रहे हो। तो ये शॉर्ट टर्म के लिए है, छोटे टाइम के लिए है, कम टाइम के अंदर कंप्लीट होने वाला प्रोसेस है। बिकॉज टीचिंग कितना टाइम के लिए हो सकता है? 1 घंटा 1.5 घंटा, उससे ज़्यादा तो नहीं। उसी टाइम पे मैंने आपको इवेलुएट किया, तो ये हो गया फॉर्मेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट। ओके, अभी देखो नंबर 37, unknown to known, unknown to known is advanced in which teaching method, is advanced in which teaching method। अगर बोला जाए unknown to known, किसी चीज को आप जानते नहीं थे फिर आप धीरे धीरे उसको समझते समझते known तक आए हो, तो ये कौन सा टीचिंग मेथड है? ये एनालिसिस टीचिंग मेथड है, जो कि हम लोग किस में करते थे? हम लोग नॉर्मली एक्सपेरिमेंटेशन मेथड और कोई काम करने से पहले अगर वो अननोन काम है उसके लिए करते हैं। 38 पे आ जाओ, what are the main characteristics of using critical method of teaching? critical method बोला गया है, क्रिटिकल बोला गया है। ठीक है, क्रिटिकल मतलब समझ लो कि आप एक बहुत बड़े प्रॉब्लम में हो। ठीक है, उस टाइम पे उस प्रॉब्लम को कैसे समझोगे? पहले रिकॉग्नाइज करोगे, देन आइडेंटिफाई करोगे, देन उसके बाद उसको सॉल्व करोगे। तो रिकॉग्निशन एंड आइडेंटिफिकेशन द यूनिक कैपेबिलिटीज टू द स्टूडेंट्स और ऑफ द स्टूडेंट्स। 39 पे आ जाते हैं, what does the play way method develop students in develop in students? कौन सा play way method, मतलब what does, सॉरी कौन सा play way बोल रही हूँ, प्ले वे मैथड बच्चों में क्या डेवलप करता है? कौन सा बोल रही थी, क्या डेवलप करता है? मतलब सपोज एक छोटा बच्चा हर दिन खेल के थ्रू ABCD 1 2 3 4 राइम्स सॉन्ग्स सब कुछ सीख रहा है, तो इससे उसका क्या डेवलप करेगा? ऑल राउंड डेवलपमेंट होगा। ठीक है, ऑल राउंड डेवलपमेंट होगा, छोटे बच्चे हैं ना। अभी देखो एक इंपॉर्टेंट सा चीज, व्हाट इज स्वयं? स्वयं, स्वयं का फुल फॉर्म है स्टडी वेव ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। ये एम फॉर माइंड्स है, ये एस्पायरिंग है, ये यंग है, ये एक्टिव लर्निंग है, ये वेव है, ये स्टडी है। तो ये टोटल चीज को हमने क्या बोला? स्वयं एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कि ओपन ऑनलाइन कोर्सेज के लिए है, जहाँ पे सारा कोर्स हम लोग क्या करते हैं, अवेलेबल करवाते हैं बच्चों के लिए एंड बच्चे पढ़ सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ये सब बच्चों के लिए। और एक चीज़ है, फुल फॉर्म है MOOC। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MOOC? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। मैसिव मतलब बहुत अमाउंट पे, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज का ही पार्ट है सब। स्वयं एंड MOOC
स्वयं भी मतलब ये प्लेटफॉर्म सारे आए हैं आफ्टर नरेंद्र मोदी, मतलब नरेंद्र मोदी के थ्रू ही। एंड मिसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज बच्चों के घर घर तक हमें पढ़ाई को पहुंचाना है, एजुकेशन को पहुंचाना है, इस वजह से। सो आज के लिए 40 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया और भी 60 क्वेश्चन अराउंड है। 60 क्वेश्चन चलेगा, बिकॉज 60 से ज़्यादा एवरीडे और भी मैं क्वेश्चन ढूंढ रही हूँ, लिख रही हूँ एंड आपको बता रही हूँ। ये सब टाइप करने के लिए मेरे पास बिल्कुल लिटरली कुछ टाइम नहीं है। आई होप इतना तो आप कोऑपरेट कर सकते हो एंड समझ सकते हो, हैंड राइटिंग थोड़ा बहुत समझ ही लोगे। तो पढ़ते रहो, क्योंकि डे बाय डे बहुत कुछ चेंजेस आ रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ, अपडेट करवा रही हूँ आपको। ये सारा कोई भी बुक में प्रेजेंट नहीं है, सो दैट मैं आपको अपडेट करती हूँ। तो स्वयं एंड MOOC ये भी याद रखो। बाकी क्वेश्चन सारे एक दो बार रिवाइज करो, बिकॉज जो CDP के क्विजेस दे रहे हो रात को, वो धीरे धीरे क्या होगा कि प्रैक्टिस कर रहे हो कर रहे हो कर रहे हो, फिर भी एग्जाम हॉल में जाके घबरा जाओगे एंड गलत लिख के आओगे। तो कॉन्फिडेंट बनो, ओवर कॉन्फिडेंट बिल्कुल नहीं, प्रिपरेशन लगे रहना चाहिए। इंग्लिश, हिंदी, ओडिया ये सब का ग्रामर कर लो, संधि, पर्यायवाची, दैट इज हम बोल सकते हैं विलोम शब्द। और और क्या बोल सकते हैं, जो वाक्य गठन और कितने टाइप के वाक्य होते हैं, व्यंजन वर्ण, जो भी वर्ण है वो सब कर लो। ग्रामर पे अगर इंग्लिश ग्रामर का बात करते हैं तो एक्टिव वॉइस एंड पेसिव वॉइस का एक कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है उसका रूल्स जानना। एंड पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, जो आपके पास्ट, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टाइम जो है उसके रिकॉर्डिंग जो भी उसके फॉर्मूलाज हैं, चार चार जो स्टेप्स में, उसको कर लीजिए। एंड एक एक करके एंटोनिम्स, सिनोनिम्स तो आता ही है, ये वर्ड्स जानना बहुत डिफिकल्ट होता है, फिर भी प्रैक्टिस करते रहते हैं, जो आएगा देखा जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, अगेन मिलते हैं नेक्स्ट में। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा सबके साथ शेयर कर दो, जितना हो पा रहा है, हेल्प होना चाहिए सबको, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस मिलते नहीं हैं। Thank you so much. Thanks for watching my videos, and new viewers please subscribe my channel and आपका सपोर्ट भी मुझे रहना चाहिए। Thank you for seeing my video, watching my video and cooperate me.